और अब बात करेंगे कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस को लेकर सबसे नए खुलासे की। रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय और कोलकाता पुलिस के एसआई अरूप दत्ता को लेकर टीवी9 पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी संजय रॉय और एसआई अरूप के करीबी रिश्ते का सबूत सामने आया है। दोनों में पुरानी जान पहचान की तस्वीर सामने आई है। खुलासा हुआ है कि अरूप दत्ता के बैरक में रहता था संजय रॉय। कल अरूप दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ भी की थी। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है आरोपी संजय रॉय और एसआई अरूप दत्ता के गहरे लिंक को बतला रही है। तो दूसरी तस्वीर है मीडिया के कैमरे से भागते एसआई अरूप दत्ता की। अरूप दत्ता मीडिया के कैमरों से बचता हुआ सीधे सीबीआई मुख्यालय में चला गया, जहां पर उससे काफी लंबी पूछताछ हुई है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसके साथ अरूप दत्ता की तस्वीरें और कैसे दोनों के बीच काफी गहरे लिंक हैं। एएसआई अरूप दत्ता की दूसरी तस्वीर, जहां पर मीडिया कैमरे से बचता हुआ सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंचा। कुमार खुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी साथ। कुमार, इन तस्वीरों के आधार पर और क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए करुणा, सीबीआई ने बाकायदा अरूप दत्ता के बैरक में जाके यह जानने की कोशिश की थी और तफ्तीश जुटाने की कोशिश की थी कि क्या, कैसे और किस तरीके से और किस हैसियत से बाकायदा संजय रॉय उसके बैरक में रहता था। और इस बाबत जब पूछताछ की गई तो उस समय तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कल जब अरूप दत्ता सीबीआई दफ्तर आया तो सीबीआई वो किस हैसियत से संजय रॉय के साथ रहता था। पहले वो नानुकुर किया, लेकिन बाद में जब तस्वीरें और तमाम तरह के एविडेंस दिखाए गए तब उसने इस बात को कबूला और उसने सिर्फ जो हमें प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से इतना बताया कि वो कभी कभार मेरे बैरक में आता था और वहीं पे वो आराम करता था, चूँकि वो सिविक वॉलंटियर था और उसके साथ उसकी एक दोस्ती थी। बस इतना ही उसने बताया। लेकिन सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के साथ क्या उसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरह के आरोप लग रहे हैं संजय रॉय पे, वह सीधे एएसआई अरूप दत्ता के बैरक में गया था और वहां जाके चुपचाप सो गया, जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी पहेली है कि ऐसे इतना जघन्य अपराध करने के बाद कोई कैसे ही आराम से जाके किसी बैरक में सो सकता है, और वो भी पुलिस एक एएसआई के बैरक में जाके सो सकता है। यही वजह है कि सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और यह जो पिक्चर है, इस पिक्चर से साफ नजर आता है करुणा कि दोनों के बहुत ही अच्छे संबंध थे और बहुत ही गहरे रिश्ते थे, जिसकी वजह से दोनों एक ही बैरक में रहा करते थे। बिल्कुल, ये तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसआई है जिनका नाम है अरूप दत्ता, जिन्हें सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया गया, और कैसे एक साथ एक बैरक में संजय रॉय और अरूप दत्ता की तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हो और सवाल खड़े करती हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और अहम खबर यह भी आ रही है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में एएसआई अरूप दत्ता को दोबारा बुला सकती है सीबीआई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय और अरूप के बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। दोनों की बातें मैच नहीं कर रही हैं। सीबीआई अरूप और संजय के बयानों का मिलान कर रही है। कल सीबीआई ने अरूप दत्ता से 8 घंटे पूछताछ की थी। अरूप से संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कनेक्शन को लेकर सवाल हुए। तो संजय और संदीप घोष में आपस में क्या कनेक्शन था, यह भी जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। कोलकाता पुलिस ने इस मामले को लेकर जो जांच की वो सवालों के घेरे में थी। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और कई नई जानकारियां सामने अभी तक हालांकि नहीं आई हैं, लेकिन तफ्तीश का सिलसिला जारी है। इतने दिनों की पड़ताल में भी सीबीआई के हाथ कुछ ठोस लगा नहीं है। फिलहाल संजय रॉय के साथ साथ जो इस मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है वो भी सीबीआई के रडार पर है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये जो जानकारी मिल रही है और अरूप दत्ता से जो 8 घंटे तक सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है, उसमें ऐसा कुछ पता चला है क्या जिसे नया माना जा सकता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन में? जी बिल्कुल, देखिए अरूप दत्ता से जो पूछताछ हो रही है वो बेसिकली आरोपी संजय राय को लेकर हो रही है और ये जानना चाहती सीबीआई कि आखिरकार
दोनों के बीच में किस तरीके से इतने दोस्ती थी, कितने दिनों से दोस्ती थी, क्यों बकायदा बैरक में जो आरोपी है सोया करता था, हालांकि वॉलंटियर था, लेकिन क्या वॉलंटियर को वहां सोने की इजाजत थी एएसआई की बैरक के अंदर, और क्या उस रात इन दोनों की मुलाकात हुई थी वारदात वाली रात? तो ये वो तमाम सवाल जो जानने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सबसे अहम बात ये कि सीबीआई इससे ये भी जानना चाहती है कि क्या कभी आरोपी संजय राय ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी कोई बातचीत एएसआई अरूप दत्ता के सामने की थी? तो ये वो तमाम सवाल है जिनको लेकर पूछताछ की गई, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं संदीप, उनका कहना है कि जो अरूप दत्ता है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी से कई बातें छुपा रहा है, कई सवालों का जवाब उसने नहीं दिया, तो ऐसे में संदेह की जो सूझ है वो उसके ऊपर भी घूम रही है। तो अब लिहाजा उसको एक बार फिर जल्द समन करके सीधे पूछताछ के लिए बुलाई गई। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं अपडेट ये भी है कि कोलकाता में पूर्व प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ जारी है। एसआईटी ने भी शुरू की है अपनी जांच। सौरभ गांगुली की अगुवाई में आज कोलकाता में रैली भी हो रही है। बीजेपी को धरने की इजाजत, आज से प्रदर्शन। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता से जुड़ी जांच और पूछताछ के बीच कोलकाता सहित देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल हुई 11 घंटे की पूछताछ के बाद आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल आज भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गए और उनसे आगे की पूछताछ शुरू हो गई। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि अस्पताल में हुए हंगामे को रोक नहीं पाए। आज आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। डीआईजी ने मीडिया को बताया कि वो यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। I cannot say anything at this point of time. Number 1, number 2, please do not disturb us. I know you are doing your job. Let me do my job. Thereafter you will get all the information, right? 2021 के बाद से लेकर अभी तक हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आज इस मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से 5 दिन के प्रदर्शन की इजाजत मिलने के बाद बीजेपी भी आज से धरना प्रदर्शन कर रही है। टीवी9 संवाददाता शर्मिष्ठा चक्रवर्ती ने कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की मां और पिता से पूरे मामले पर बात की। इस दौरान उनका दर्द झलक आया। टीवी9 से अपना दर्द साझा करते हुए ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि वारदात के बाद उनकी जिंदगी एक झटके में बर्बाद हो गई। দুঃখের দিন তো চলে এসেছে, একটা রাত্রে আমাদের জীবনটা পুরো তছনছ করে দিয়েছে। আমরা কখনো স্বপ্নও ভাবতে পারিনি যে এটা পুরো কাজের জায়গায় এরকম একটা ঘটনা ঘটবে। যেখানে চান্স পেয়েছিল বলে আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম, সেখানেই আমার মেয়েটা যে বলি হয়ে যাবে এটা ভাবতেই পারিনি। माँ इस बात से दुखी हैं कि बेटी के शव को भी ठीक से देखने नहीं दिया गया। जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। ये सब कुछ लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया। মনে হচ্ছিল তখন যে ওই প্রতিবাদটা যাতে ফোকাসটা নড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছিল, একদম পরিকল্পিতভাবে। আমরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করব। আমাদের কি অবস্থা, কার মা বাবার যে এই অবস্থাটা এটা সহ্য করা যে কত কঠিন সেটা আমরাই একমাত্র বুঝতে পারছি। बेटी की मां ने कहा कि अस्पताल उसका दूसरा घर था और वहीं उसके साथ हैवानियत की गई। और वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में आज हालात सामान्य हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई। बदलापुर के प्रदर्शन में शामिल लोगों के फोन सीज किए गए। बदलापुर में आज इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कल हुए प्रदर्शन के बाद 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि आज बदलापुर में कल जैसे हालात नहीं हैं। रेलवे स्टेशन में रोज की तरह मुसाफिर अपने सफर पर आते जाते नजर आ रहे हैं। बदलापुर के चप्पे चप्पे पर महाराष्ट्र पुलिस की तैनाती है। आपको बता दें, बीती रात से धारा 163 लागू कर दी गई थी। आज बदलापुर में इंटरनेट सेवाएं बंद है। दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर पुलिस है। वहीं रेलवे स्टेशन और स्कूल के आसपास भी पुलिस की तैनाती है। बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों की यौन शोषण की घटना के बाद कल बदलापुर में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद शिंदे सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। हालात को देखते हुए आनंद फानन में इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 17 अगस्त को पुलिस ने मामले में आरोपी स्कूल के सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान बढ़ने के आसार हैं। शिवसेना यूबीटी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आज सरकार के नुमाइंदे बच्चियों के परिजनों से मिल रहे हैं।
बदलापुर में बवाल के बीच अकोला से शर्मनाक मामला सामने आया है। छात्राओं को एक टीचर अश्लील वीडियो दिखाता था और छेड़छाड़ भी करता था। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं। जिले के बालापुर तालुका स्कूल की छात्राओं के साथ शर्मनाक घटना हुई। टीचर स्कूल में लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता था, छेड़छाड़ करता था। स्कूल में टीचर ने 6 छात्राओं से छेड़छाड़ की और उन्हें अश्लील वीडियो भी दिखाए। अकोला में टीचर की इस शर्मनाक हरकत से पूरे जिले में आक्रोश है। अश्लील हरकतों से जुड़े इस मामले में शिक्षक प्रमोद सरदार के खिलाफ ओरन थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। फिलहाल शिक्षक प्रमोद सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। पुलिस टीम सभी तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। आरोप है कि टीचर करीब 4 महीनों से छात्राओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। शिक्षक पर आरोप है कि छात्राओं को जबरन अश्लील वीडियो दिखाकर उन्हें परेशान किया गया। छात्राओं ने बाल कल्याण समिति को कॉल किया और फिर पूरी बात बताई। बदलापुर के एक स्कूल में 2 लड़कियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के बाद अकोला में हुई इस हरकत ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया। मामले में राज्य महिला आयोग ने भी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के शाजापुर से खौफनाक खबर सामने आई है। यहां पर 19 साल की एक लड़की बलात्कार का शिकार हुई। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी दानिश अली समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर आपकी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। 19 साल की लड़की से दुष्कर्म हुआ। आरोपी दानिश पीड़ित लड़की को बंधक बनाकर 2 दिन तक दुष्कर्म करता रहा। घटना 10 अगस्त की है। पीड़ित अपनी महिला दोस्त के घर पर पहुंची थी और आरोप है कि कुछ ही देर बाद वहां आरोपी दानिश अली भी आ गया। पीड़ित लड़की को घर के एक कमरे में बंद किया गया, जहां दानिश ने उसके साथ बलात्कार किया। मामले की जानकारी पीड़िता के भाई और मां को लगी तो उन्होंने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मदद ली और आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया। उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरीके से आरोपी को पुलिस ने बचाया और थाने लेकर पहुंची। पीड़िता और उसके साथ साथ अन्य लोग भी आए हैं। अन्य लोगों से भी बातचीत की। पीड़िता ने FIR दर्ज कराई है और लैंगिक अपराध और अन्य विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी दानिश से पीड़ित लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। कुछ दिन पहले दानिश युवती के घर के बाहर भी चक्कर लगा रहा था। वारदात में पीड़िता की दोस्त और उसका पति भी शामिल था। मामले में पुलिस ने पीड़िता की सहेली और उसके पति को भी गिरफ्तार किया है। और आज आरक्षण को लेकर बुलाए गए भारत बंद का असर कई इलाकों पर पड़ा है। इस बंद का विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है। देखिए पूरी खबर। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की मांग को लेकर आज भारत बंद है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन से जुड़ी तस्वीर दिल्ली की है, जहां फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली में सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुली हैं। तो ऐसे समय में वैसे भी अभी फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो दिल्ली के बाजारों को, दुकानों को बंद करने का कोई औचित्य भी नजर नहीं आता है। तो CTI ने ये आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के तमाम जो 700 से ज्यादा बाजार हैं वो आज 21 अगस्त को पूरी तरह से खुले रहेंगे और जो 56 इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पे लगभग 4 लाख जो फैक्ट्रियां हैं वहां भी काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने का फैसला किया है, जिसके विरोध में राजस्थान में बंद का खासा असर नजर आया। यहाँ दुकानें बंद नजर आई। यूपी के कई शहरों में पुलिस सतर्क नजर आई और जगह जगह सुरक्षा कर्मी नजर आए। यूपी के आगरा में भी दलित संगठनों ने बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। SC/ST संगठनों के भारत बंद का असर बिहार में भी देखा गया। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी तो पटना में भी खूब हंगामा हुआ। बिहार के अलग अलग शहरों में भी भारत बंद के समर्थन में कई संगठन उतरे। पटना में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। बिहार के वैशाली में LJP रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जाम लगा और कई रास्ते बंद हो गए। बिहार के सहरसा में भी भारत बंद का असर दिखा, जहां भीमसेना के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम की और फैसले पर विरोध जताया। पूर्णिया में भीमसेना और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और कई जगहों पर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि साजिश के तहत आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहला मांग तो जो षड्यंत्रकारी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है वह फैसला वापस हो। दूसरा जो SC/ST आरक्षण है एवं SC/ST एक्ट जिसको लेकर के हम लोग पूर्व में भारत बंद किए थे, ये दोनों चीज को जो है भारत सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे।
और वहीं पटना में भारत बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा भी हो गया। प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस ने लाठियों की बौछार की और उन्हें खदेड़ दिया। आप देखिए टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। ये लाठीचार्ज और ये देखिए लाठीचार्ज और ये लाठीचार्ज, ये देखिए पुलिस वालों ने इस तरीके से ये लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। ये देखिए कैसे ये दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये लाठीचार्ज इस तरीके से, ये देखिए कार्यकर्ताओं पर ये लाठीचार्ज और इस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है। टकबंगला चौराहे पर ये उनके साजो सामान तक को तोड़ा जा रहा है। लोगों पर लाठीचार्ज, यहाँ पर वाटर कैनन देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है हालांकि, और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये लाठीचार्ज। आप तस्वीरें देखिए क्या हो रहा है, शायद शब्दों की जरूरत नहीं है। किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर दौड़ा दौड़ा करके, और पिछले 1 घंटे से ये संघर्ष यहाँ पर चल रहा था। ये देखिए सामने कैसे एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ है, उस पर 10 लाठियां उसके ऊपर, एक व्यक्ति गिरा हुआ है। इधर आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारी उतरे। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आप देखिए टीवी9 की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ लखनऊ में तेज बारिश तो दूसरी तरफ भारत बंद का जो आह्वान किया गया है बसपा की तरफ से, वो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक तरफ लखनऊ में तेज बारिश हो रही है तो वहीं पर भारत बंद को लेकर बसपा और बाकी पार्टियों ने जो आह्वान किया है उसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर उनका कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की आरक्षण के उसको वापस लिया जाए, क्या मांगे हैं आप? जो सरकार ने वर्गीकरण किया है, क्रीम लेयर का काम किया है, ये हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया है, इसको बंद किया जाए। हमारी पुरानी जो आरक्षण नीति है उसको लागू किया जाए। फैसला को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, या तो संविधान संशोधन करके इसको नई नवी सूची में डाला जाए आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि हमारे कोई भी कोर्ट इस तरह का कोई भी फैसला न सके, कोर्ट में ही न जाए। भारत बंद का आह्वान किया गया था जिसको बाकी पार्टियों ने भी, सपा से लेकर और चंद्रशेखर की जो पार्टी थी चंद्रशेखर रावण की, उसने भी इसका सपोर्ट किया था भारत बंद को लेकर। हालांकि जो असर है वो लखनऊ में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। और आरक्षण पर भारत बंद का असर जयपुर में भी नजर आया। दलित संगठनों ने जयपुर के मुख्य बाजार को बंद करवा दिया और सड़कों पर जुलूस निकाला। देखिए टीवी9 संवाददाता ध्वज आर्या की ये रिपोर्ट। ये जयपुर शहर का बाजार है और भारत बंद के तहत जयपुर के ये पूरे बाजार को बंद कराया गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। सर क्या मांगे हैं? देखिए, हमने जो आज भारत बंद का है ना, दलित समाज ने बंद का आह्वान किया है। हम शांतिपूर्वक लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों ने हमारा समर्थन भी किया है। वो अपने आप अपने शॉप और प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। हम ये भारत बंद इसलिए कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन के लिए दलितों पर एक फैसला थोपा है, उसको हम ये चाहेंगे कि सरकार पलटे और ये दलित समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। लेकिन नीचे के कुछ समाज हैं उसके विरोध में भी नहीं उतर रहे हैं। जो जिन समाज को थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ा के उनको शांत किया गया है, जबकि मेरा मानना है कि ये समाज भी थोड़े दिनों बाद में हमारे साथ ही रहेगा और इस बंद का समर्थन करेगा। ये आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर का बाजार है और जयपुर शहर का ये परकोटा इलाका पूरी तरीके से दुकानें बंद कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। अब इंडिया ब्लॉक मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहा है तो बीजेपी का चुनावी प्लान भी तैयार है। देखिए पूरी खबर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनाव में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन रणनीति बनाने में जुटा है। अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन पर मंथन जारी है। दोनों दलों के बीच सीटों के तालमेल पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। श्रीनगर में दोनों दलों के 5-5 नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन पर बातचीत हुई। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में गठबंधन की घोषणा हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस को 25 से 30 सीटें देने के लिए तैयार है तो कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी शामिल हो, मगर उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते कि पीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए।
जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में बीजेपी इस बार अकेले ताल ठोक रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और राम माधव को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार 20 से 40% पुराने नेताओं की जगह नए उम्मीदवारों पर दाव लगा सकती है। इधर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में चुनावी रंग अब चढ़ने लगा है। करनाल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि इस बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। आप देखिए पूरी खबर। तस्वीरें करनाल में हुई कांग्रेस की संदेश यात्रा की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा सीएम नायब सैनी की सिटी में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस बार पार्टी नए चेहरों पर दाव लगाएगी। मेरा विषय नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करेगी, पर मुझे ये उम्मीद है कि कांग्रेस नए चेहरों को तरजीह देगी और नए चेहरों पर अपना दाव लगाएगी, ताकि राजीव जी जो सूत्र के पक्षधर थे कि वो ये चाहते थे कि पीढ़ी बदलाव भी हो, समाज में बदलाव भी हो। हरियाणा में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद पर लगातार घमासान जारी है। ऐसे में सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। हम हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए और खास तौर से जहां आज हम खड़े हैं करनाल में, हमने इस बार नतीजे विपरीत दिखाए। कांग्रेस की संदेश यात्रा में हुड्डा गुट के नेता नजर नहीं आए। हालांकि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सबसे बड़ा संदेश यही है कि मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन दौरे के लिए रवाना हो गए। वॉर जोन में पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी होगी राजधानी कीव में। देखिए पूरी अपडेट। पीएम मोदी का विमान कुछ घंटों में पोलैंड में उतरेगा। प्रधानमंत्री आज पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी 2 दिन पोलैंड और तीसरे दिन यूक्रेन में रुकेंगे। इस दौरे पर रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बात हो सकती है। 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वार्सा की धरती पर कदम रखेगा। पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति आंद्रेस सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी यहां पर रह रहे भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी 30 साल के बाद यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर पीएम मोदी के कीव दौरे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी को शेयर किया गया है। 23 अगस्त को यूक्रेन के फ्लैग डे के मौके पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन के आधिकारिक दौरे पर आएंगे। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर बात की जाएगी। भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। मोदी की यूक्रेन दौरे को लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे 2 शख्स फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों की फायरिंग से बचने के लिए शख्स अंदर की तरफ भागता नजर आया, लेकिन बदमाश पीछा कर गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हुए। मृतक का नाम पंकज राय है, जो आरजेडी की तरफ से पार्षद थे। पंकज राय वार्ड नंबर 5 के पार्षद थे, पहली बार निर्वाचित हुए थे। खबर है कि पंकज राय अपने घर के बगल में एक कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे और इसी दौरान एक पल्सर पर सवार बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों ने पंकज राय को 3 गोली मारी। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग भी जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार वाले आनन फानन में पंकज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। हत्याकांड के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। खबर लखनऊ से। लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं। शिक्षक सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं।
लखनऊ में एक तरफ जहां तेज बारिश हो रही है, वहीं तेज बारिश के बीच शिक्षक विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला बड़ा हो गया है। शिक्षक परेशान है, नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। शिक्षकों को अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि उनकी नौकरी बचेगी या चली जाएगी। मामले को लेकर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमको अधिकारियों की जो मंशा है उस पर सवाल है। उस पर हमें नहीं लगता कि अधिकारियों की जो मंशा है वो साफ है और हमको जो नियुक्ति पत्र है वो मिल पाएगा। उसको लेकर लगातार ये जो टीचर्स हैं, ये 69,000 टीचर्स हैं, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी बैठक की थी और उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब जब नियुक्ति पत्र देने का समय है और तो 3 महीने का समय की। और अब बात यूपी के बाराबंकी की, जहां कार सवार हमलावरों ने बंदूक की बट से टोल कर्मियों को जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अयोध्या नेशनल हाईवे में अहमदपुर टोल प्लाजा पर आज सुबह बंद लेन से गाड़ी निकालने को लेकर कुछ लोगों का टोल कर्मियों से विवाद हो गया। इस दौरान टोल कर्मियों की लात घुसों और बंदूक की बट से पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लगभग 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। घटना के बाद दोनों पक्ष जैतपुर थाना पहुंचे। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही। बता दें कि अहमदपुर टोल प्लाजा पर इन दोनों सीसीटीवी, सेंसर, हूटर, फास्टैग, स्कैनर समेत दूसरे उपकरण बदले जा रहे हैं। जिस लेन पर उपकरण बदले जाते हैं उसे बंद कर दिया जाता है। सुबह लेन नंबर 2 को बंद किया गया था। इसी बीच एक कार बंद लेन पर पहुंची और उससे उतर कर लोग बूम उठाकर निकलने लगे। देखते ही देखते टोल कर्मियों से मारपीट शुरू हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ में बादल बरस रहे हैं और इसके बाद क्या हालात हैं आप देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर आज भी जमकर बारिश दर्ज की गई। लखनऊ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। प्रयागराज में भी तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा यमुना के जलस्तर में आज भी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को घाटों और निचले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। बाढ़ जो है एक बार आया, हनुमान जी स्नान किए और फिर दोबारा बाढ़ आई, आज से फिर हट रहा है। पहले आया था, अभी थोड़ा कम हो गया है, फिर आया दोबारा बाढ़। संगम पूरा डूबा था, नाव चलती थी, नाव में कोई दिक्कत नहीं होता था। बाढ़ अभी जो है आता जाता रहता है, थोड़ा बाढ़ हुआ है, ज्यादा नहीं। वहीं पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां पर आज कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। बात अगर हैदराबाद की करें तो यहां पर मुसीबत की बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से तेज बारिश के बाद आज भी यहां पर बादल जमकर बरसे। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। कल हैदराबाद से बारिश की डरावनी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी में पहाड़ी नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं तेज बारिश के बाद राजौरी में कई जगहों पर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। कई जगह सड़कें धंस गई हैं, जिससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े, यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। बॉर्डर रोड संगठन की तरफ से रास्ते से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बीच बीच में हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है। रोड बहुत जगह से डैमेज हुई है। देखो आप, यहाँ से इतनी डैमेज हुई है और बहुत खतरा है लोगों को। यहाँ से पेशेंट भी आते हैं, 1-1, 2-2 घंटा जाम रहता है। जब पसी आ जाती है तो 1 घंटा जाम रहता है, पेशेंट को बहुत खतरा है। बाकी जो लिंक हैं, जैसे यहाँ से रेहान से नीचे डिमोट तक गई, उसकी भी खस्ता हालत है। मंदरगाला से परोड़ी गई, उस रोड की बहुत खस्ता हालत है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तरकाशी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स तेज उफान के बीच बह गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उत्तरकाशी में गंगा, भागीरथी और इंद्रावती गाढ़ के संगम में तेज उफान है।
उफान के बीच ये शख्स नदी में आगे बहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद शख्स का संतुलन बिगड़ता और फिर नजरों से ओझल हो जाता है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल के अनुसार मंगलवार की शाम एक व्यक्ति के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। नदी में बहने वाले शख्स का नाम दलवीर गुसाई है, जिसकी उम्र 55 साल है। पुलिस का यह भी कहना है कि सुसाइड का मामला भी हो सकता है, क्योंकि उफान के बीच जिस तरह से दलवीर गुसाई नाम का एक शख्स नदी में आगे बढ़ता है वो गौर करने वाली बात है, क्योंकि सामने ही हाईवे पर पुल है। अगर शख्स को नदी के दूसरी तरफ भी जाना था तो वो पुल से जाता। इतनी उफान के बीच कोई भी नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं उत्तराखंड में ठिकुली बरसाती नाले में 4 लोग कार समेत बह गए। स्थानीय लोगों ने इन कार सवारों की जान बचाई। ढिकुली बरसाती नाले में उफान, तेज रफ्तार सैलाब, पानी में तैरने लगी कार, 360 डिग्री घूम गई गाड़ी। ये सीसीटीवी फुटेज रामनगर नेशनल हाईवे के पास ढिकुली बरसाती नाले की है। देखिए इन तस्वीरों को। सड़क पर चलते चलते ये कार गहरे पानी के बीच रुक गई। शाम का वक्त था, इसलिए देखिए हेडलाइट भी जल रही थी। गाड़ी बंद होने के बाद देखिए किस तरह से पानी में तैरने लगी और आगे जाने के बजाय 360 डिग्री घूमकर पुल के नीचे से बह निकली। कार के बह निकलने के बाद ये शख्स देखिए बेतहाशा भागता है, क्योंकि कार में कई लोग सवार थे। शोर मचाया और फिर लोग जमा हुए, लेकिन तब तक कार काफी दूर निकल गई थी। इस कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आसपास के रिजॉर्ट कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई। पानी कम था, उससे पहले गाड़ी जा चुकी थी, वो आगे से जो है गाड़ी बैक हुई है। बैक होने के बाद वो गाड़ी पानी में आई है। जब आगे क्रॉस करने के बाद वो गाड़ी बीच पानी में घूम गई, जिस कारण हम लोग भी वहाँ पे खड़े हुए मौजूद देख रहे थे। पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, बिल्कुल हम लोग पे जस्ट खड़े हुए थे। जैसे वो गाड़ी गई है उसी के पीछे जस्ट हम बहे हुए हैं। और उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। कल हल्द्वानी में भी एक कार सैलाब का शिकार हो गई। देखिए कलेजा चीर देने वाली तस्वीर। कार बरसाती नाले के पानी के साथ सड़क के नीचे उतरी और देखिए किस तरह से पानी में तैरने लगी। तैरती हुई कार की हेडलाइट जल रही है। पानी में घुसने के बाद भी कार के आगे पीछे की दोनों लाइटें जल रही हैं। ये कार चालू अवस्था में है। आप सोच रहे होंगे कि कार चालू है तो फिर इसमें लोग भी सवार होंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें सवार लोगों के साथ क्या हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि घटना हल्द्वानी की है, जहां फतेहपुर स्थित 52 डांट के पास बरसाती नाला उफान पर था, जिसमें ये कार बह गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क के दोनों छोर पर लोग खड़े हैं, जो कार के पानी में फंसने के बाद आगे नहीं आए और हादसे की तस्वीर को मोबाइल कैमरे में कैद किया। दरअसल सड़क पर बहते नाले के पानी का अंदाजा कार सवार नहीं लगा पाया और कार पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी। इस दौरान कार छोड़कर सभी पानी में कूदकर भाग निकले और अपनी जान बचाई। इसके बाद कार पानी में बहती चली गई। इस हादसे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे बरसाती नाले से खतरा बढ़ गया है। भारत श्रीलंका की ज्वाइंट वॉर ड्रिल का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। डमी ऑपरेशन के जरिए दुश्मन की साजिश कैसे हुई नाकाम, देखिए पूरी खबर। तस्वीरें मित्र शक्ति ड्रिल में सेना के पराक्रम की है। भारत और श्रीलंका आर्मी के शौर्य की है। आर्मी की चहलकदमी और डमी ऑपरेशन रोमांच पैदा करने वाला है। देखिए इन तस्वीरों को। भारत की आर्म्ड इंजीनियर्स का ग्रुप कैसे डमी हमलों की साजिश को नाकाम कर रहा है। बारूदी टनल और दुश्मन की तरफ से बिछाए गए आईडी को नाकाम कर रहा है। सेना के रास्ते में आने वाले विस्फोटकों को निष्क्रिय करने की वॉर प्रैक्टिस जारी है। इस डमी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वॉर सीन बनाया गया। जंग जैसा मंजर किसी को भी चौंका देगा। भारत और श्रीलंका की सैन्य टुकड़ी ने दुश्मनों के डमी चक्रव्यूह को भेद दिया। सावधानी के साथ विस्फोटकों को रास्ते से हटाया गया, ताकि दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा करने के लिए सैन्य टुकड़ियों को सुरक्षित आगे बढ़ाया जा सके। मिलिट्री इंजीनियर्स की इस टुकड़ी ने एक एक करके रास्ते में आए सभी आईडी डिफ्यूज कर दिए। भारत और श्रीलंका की मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का यह अंतिम पड़ाव है। इस डमी ऑपरेशन के जरिए स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को स्कैन किया गया। सावधानी के साथ हमले के लिए रास्ता भी साफ किया गया। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास अभी 25 अगस्त तक चलेगा।